टाइटैनिक सिंकिंग 1912 में घटी एक ऐसी ग्रेट ह्यूमन ट्रेजेडी जो आज भी इंसानी एम्बिशन के नाजुक वजूद का एक थरथरा देने वाला चिलिंग रिमाइंडर बनी हुई है। मॉडर्न इंजीनियरिंग के बेहतरीन डिज़ाइन और अल्ट्रा लग्जूरियस इंटीरियर से सजी टाइटैनिक एक सपनों का जहाज थी, अ शिप ऑफ ड्रीम्स, जिसके अनसिंकेबल होने के दावों ने टाइटैनिक सिंकिंग की उस रात को और भी ज़्यादा आयरॉनिकल और मिस्टीरियस बना दिया। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की लहरों को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही टाइटैनिक अप्रैल 1912 की सर्दी भरी रात एक विशाल आइसबर्ग से टकराई और कुछ ही घंटों में समंदर के अंधेरों में हमेशा के लिए समा गई। एक ही झटके में करीब 1,500 पैसेंजर्स और क्रू अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में कहीं खो गए। टाइटैनिक सिंकिंग का वो मंजर लाचारी, खौफ और दर्दनाक चीखों का गवाह था। ऐसी चीखें जो शायद वक्त भी मिटा नहीं सका। और इन्हीं चीखों से जन्म हुआ कई पैरानॉर्मल लेजेंड्स और घोस्ट स्टोरीज का। मैं हूं मोजो जोजो और इस हफ्ते आपके लिए लेकर आया हूं मेरी पुरानी डायरी के भीगे पन्नों से टाइटैनिक से जुड़ी कुछ हॉन्टिंग कहानियां जो समंदर की ही तरह बहुत गहरी हैं और जिन्हें शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ये है द पैरानॉर्मल कर्स ऑफ टाइटैनिक सिंकिंग। दोस्तों, देसी हॉरर डायरीज की ये कहानी एक 2 पार्ट सीरीज है। पार्ट 1 में हम जानेंगे टाइटैनिक के कैप्टन से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग पैरानॉर्मल कहानी और पार्ट 2 में हम टाइटैनिक के पैसेंजर्स और उसके मलबे से रिकवर्ड आइटम से जुड़ी डरावनी कहानियों का राज खोलेंगे। इस वीडियो के लिए हमने कई रियल सर्वाइवर्स की टेस्टिमनीज को भी रिसर्च किया है, जिनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, ये बताने के लिए कि वो कौन सी डिटेल्स थी जो शायद टाइटैनिक मूवी में एक्यूरेट नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। Captain, we've just received another wireless from the eastbound liner Carpathia. Makes it the 6th report today. Icebergs, large ones, drifting straight across our intended course. 6 reports, you say? And yet the sea's calm as a mill pond tonight. Yes, sir, but calm seas make ice harder to spot. No swell breaking against the bergs. Black water all around until they're right upon us. What's our speed? 21 knots, sir. Full ahead. At this rate, we'll be making New York by Tuesday evening, just as planned, But slowing would cost us a day. Passengers didn't board Titanic for delays, Mr. Murdoch. They boarded for the fastest crossing. Understood, sir. But the reports aren't scattered. They're concentrated in our path. One even mentioned bergs the size of small islands. The weather's clear, the lookouts are sharp, and the ship's built for the North Atlantic. We'll keep our speed. Post extra eyes if you feel it necessary. But we press on. Aye, sir. I'll see the crow's nest knows to keep watch. Double watch. Good man.
Let's make sure we're remembered for arriving early, not for crawling across the ocean. Iceberg! Right ahead! 15 अप्रैल 1912 सुबह के करीब 2 बजे का वक्त था। सूरज उगने में अभी काफी देर थी और साउथैम्पटन के अपने घर में नींद में डूबी सैरा एलेनोर पेनिंगटन अचानक एक बुरे सपने के बाद जाग उठी। उसकी सांसें तेज थी, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। सैरा को अपने पति की चिंता खाए जा रही थी, जो थे टाइटैनिक के सीजन कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। मन में ख्यालों का तूफान लेकर सैरा बेड से निकल के ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। अप्रैल 1912 की वो सुबह हद से ज्यादा ठंडी थी। घर की खिड़कियों पर हल्की बर्फ की परत जम चुकी थी और रात के उस वक्त हर तरफ इतना सन्नाटा था कि घड़ी की सुई के खिसकने की आवाजें ड्राइंग रूम में गूंज रही थी। सैरा ने बेचैनी से टेबल पर रखा एक पुराना अखबार उठाया। फ्रंट पेज पर कैप्टन स्मिथ की तस्वीर थी और नीचे छपा था उनका एक स्टेटमेंट। In all my years at sea, I've never seen a wreck, and I've never been wrecked. स्मिथ को टाइटैनिक के अनसिंकेबल होने का पूरा भरोसा था, लेकिन कुछ महीने पहले ओलंपिक टाइटैनिक के सिस्टर शिप के एक्सीडेंट ने सैरा के दिल में एक गहरा डर बिठा दिया था। उसे लगता था कि ओलंपिक की तरह कहीं टाइटैनिक का अपना साइज ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ना बन जाए। यही वो पल था जब ड्राइंग रूम में अचानक एक जोर की खड़खड़ाहट हुई। घर का दरवाजा अपने आप खुल चुका था और दरवाजे पर कोई खड़ा था। ठंडी बर्फीली हवा सैरा के चेहरे से टकराई जब वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर खड़े थे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, सफेद यूनिफॉर्म में, सिर से पांव तक बिल्कुल भीगे हुए। पानी की बूंदें उनके चेहरे से टपक रही थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी मायूसी थी। सैरा का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि स्मिथ तो उस वक्त टाइटैनिक पर होने चाहिए थे। सैरा ने हिचकिचाते हुए कहा, Eddie, honey, how are you here? And why are you drenched? कैप्टन स्मिथ ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो सीधे ड्राइंग रूम के अंदर चले गए, एक खिड़की के पास रुक गए और बस आंख झपकते ही सैरा के सामने से गायब हो गए। पीछे बस ठंडी समुद्री हवा की एक लहर थी जो जाने कहां से कमरे में घुस आई थी। सैरा दौड़ के उस खिड़की तक पहुंची और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया था उसके पति के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका था और उनकी रूह आखिरी फेयरवेल के लिए उस रात घर आई थी। कुछ घंटों बाद टाइटैनिक सिंकिंग की खबर जमीन तक पहुंच चुकी थी। टाइटैनिक अपने पहले सफर के दौरान डूब चुकी थी और उसके कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ अटलांटिक ओशन की बर्फीली लहरों में हमेशा के लिए समा गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक सिंकिंग की उस ठंडी सुबह सिर्फ सैरा ही नहीं
बल्कि कई सेलर्स और क्रू मेंबर्स की पत्नियों ने भी डरावने सपने और अपना नाम पुकारे जाने की आवाजें सुनी। और ऐसे कई अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए, जैसे अटलांटिक के गहराइयों में डूबते हुए वो सेलर्स अपने परिवारों को एक आखिरी अलविदा कहने वापस घर लौट आए हों। और यही वो पल था जब लोगों ने समझ लिया था कि टाइटैनिक की कहानी सिर्फ डूबने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक ऐसी पैरानॉर्मल स्टोरीज का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ। साल था 1977। टाइटैनिक का मलबा अभी तक ढूंढा जाना बाकी था और दुनिया इस ट्रेजेडी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन 1977 की एक दोपहर साउथहैम्पटन पोर्ट पर एक और बड़ी शिप ने एंकर ड्रॉप किया। ये शिप थी एसएस विंटर हेवन और इस शिप के सेकंड ऑफिसर थे लेनर्ड बिशप, जो शिप पर अगले सफर की तैयारियों में बिजी थे। तभी एक आदमी उनके पास आया। बहुत ही शांत, पोलाइट अंदाज से उसने बिशप से एसएस विंटर हेवन के एक टूर की रिक्वेस्ट की। पोर्ट्स पर ऐसे टूर्स की रिक्वेस्ट यूजुअल हुआ करती थी और ऊपर से ये आदमी तो खुद एक एक्सपीरियंस सेलर लग रहा था, इसलिए बिशप टूर देने के लिए राजी हो गए। उन्होंने पूरी इज्जत से उस सीनियर सेलर को शिप के अंदर बुलाया और उसे तसल्ली से शिप का एक एक हिस्सा दिखाया। उस आदमी की बातों से साफ था कि उसे शिप्स की बहुत नॉलेज भी थी और समंदर में बदलती कंडीशन से निपटने का काफी एक्सपीरियंस भी था। पर एक टॉपिक था जिसके लिए वो बहुत पैशनेट लगता था, मैरीटाइम सेफ्टी। उस आदमी ने बिशप से काफी सवाल किए। बिशप ने उसके हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन उन्हें थोड़ी ऑड लग रही थी। आखिरकार जमाना बदल चुका था। 1977 तक मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके थे। हालांकि मैरीटाइम रेगुलेशंस में ये चेंजेस टाइटैनिक सिंकिंग के बाद ही आए थे, पर अब तक वो कॉमन हो चुके थे। जिसके बावजूद ये सीनियर सेलर ऐसे सवाल पूछ रहा था। करीब आधे घंटे बाद टूर खत्म हुआ और वो आदमी एक हल्की सी मुस्कान के साथ बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। बिशप को वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा और वो भी कुछ दिनों में इस मुलाकात के बारे में भूल गए। फिर 1985 में एक अखबार के पन्ने ने उन्हें वो मुलाकात फिर से याद दिला दी। यही वो साल था जब डूबने के 70 साल बाद अटलांटिक ओशन की 2 मील गहराई में टाइटैनिक का मलबा 2 टुकड़ों में ढूंढ निकाला गया। इस डिस्कवरी ने टाइटैनिक से जुड़ी ट्रैजिक कहानियों को दोबारा जिंदा कर दिया। अखबारों में फिर से टाइटैनिक की हॉन्टिंग लेगेसी को याद किया जा रहा था और उन्हीं कुछ पन्नों पे छपी थी कैप्टन स्मिथ की तस्वीरें। लेनर्ड बिशप ने जब टाइटैनिक के कैप्टन की तस्वीर पहली बार देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह वो ही आदमी था जिसे उन्होंने 1977 में एसएस विंटर हेवन का टूर दिया था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? कैप्टन स्मिथ तो 1912 में ही मारे जा चुके थे। शायद उस दिन बिशप ने जिसे देखा था वो समुद्र की गहराइयों से निकलकर आई कैप्टन स्मिथ की रूह थी, जो अब तक अपने पछतावे के चलते
आजाद नहीं हो पाई। The weather's clear, the lookouts are sharp, and the ship's built for the North Atlantic. We'll keep our speed. कैप्टन स्मिथ के 40 साल लंबे मैरीटाइम करियर का ये एक ऐसा फैसला था जिसने उनकी ही नहीं बल्कि 1,500 और जानें ले ली, और शायद इस फैसले का पछतावा उनके लिए मौत के बाद भी नहीं छूटा। इसी वजह से कैप्टन स्मिथ की रूह को टाइटैनिक से जुड़ी सबसे एक्टिव पैरानॉर्मल एंटिटी माना जाता है। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि टाइटैनिक सिंकिंग की लोकेशन के आसपास से गुजरती शिप्स में कई बार कैप्टन स्मिथ की रूह को देखा गया है। सीधा सामने समुद्र की तरफ देख रहे होते हैं ताकि शिप के रास्ते में अगर कोई आइसबर्ग हो तो उन्हें पहले ही नजर आ जाए और टाइटैनिक जैसा कोई और हादसा फिर कभी ना हो। क्या कैप्टन स्मिथ की लेगेसी का अंत वाकई ऐसे हुआ था? शॉक में ड्यूटी से आंख हटाकर कुछ सर्वाइवर्स की टेस्टिमनीज कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। उनमें से एक थे चार्ल्स विलियम्स, टाइटैनिक के एक सर्वाइवर। विलियम्स के मुताबिक ये कहना कि कैप्टन ने शॉक में सरेंडर कर दिया सरासर गलत था। उनके शब्दों में कैप्टन स्मिथ के आखिरी पलों को सिर्फ एक लफ्ज बयां कर सकता है, हेरोइक। 15 अप्रैल की उस सुबह टाइटैनिक के डूबने के करीब 2 घंटे बाद एक लाइफ बोट वापस गई थी उन थोड़े से बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने जो अब भी अटलांटिक के बर्फीले पानी में जिंदा थे। इसी लाइफ बोट में रेस्क्यू हुए थे चार्ल्स विलियम्स, और उनके ही साथ रेस्क्यू हुआ एक छोटा बच्चा जिसे लाइफ बोट तक पहुंचाया कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने। वो अब भी जिंदा थे और लाशों से भरे समंदर के उस हिस्से में उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लाइफ बोट में बैठे लोगों ने कैप्टन को खुद भी लाइफ बोट में आने को कहा, लेकिन उन्होंने जवाब में बस एक बात कही, Be British. और धीरे से वापस मुड़ के दूर तैर गए। सीमैन की जुबान में बी ब्रिटिश का मतलब था क्राइसिस के दौरान एक जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर एक डिग्निफाइड मौत को चुनना। और इस तरह अपनी रिटायरमेंट के सफर को टाइटैनिक के साथ पूरा करने से पहले ही कैप्टन स्मिथ अपनी ही शिप के साथ अटलांटिक की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गए। कैप्टन स्मिथ के वो आखिरी शब्द Be British. आज भी स्टैफोर्डशायर में उनके बचपन के घर के बाहर एक छोटी सी मेमोरियल तख्ती पर चमक रहे हैं। लेकिन कैप्टन स्मिथ की यादें सिर्फ उस प्लेक तक सीमित नहीं हैं। दिन के वक्त ये विक्टोरियन हाउस बिल्कुल शांत लगता है, पर जैसे ही सूरज डूबता है इसका रंग बदल जाता है और ये एक हॉन्टेड हाउस की शक्ल ले लेता है, जहां कैप्टन स्मिथ की हॉन्टिंग लेगेसी आज भी सांस लेती है। 2002 में नील और लुइस बॉनर ने जब इस प्रॉपर्टी को खरीदा, उन्होंने सोचा था कि लोकल हॉन्टेड लेजेंड्स
सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन जल्दी ही टेनेंट्स की कहानियों ने उन्हें हिला दिया। घर के अंदर अलग अलग जगह कोल्ड स्पॉट्स अचानक महसूस होते। आधी रात को एक हल्की सी विसल गूंजती जिसका सोर्स कभी नहीं मिलता। दरवाजों का खड़कना, हॉलवे में फुटस्टेप्स की आवाजें, ये सब यूजुअल था। मिस्टर बॉनर ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक रात बिना किसी वजह के किचन पानी से भर गया। प्लेट्स सिंक में तैर रही थी, जमीन बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरी थी, जबकि टैप्स बंद थे। प्लम्बिंग एकदम सही थी। कुछ टेनेंट्स ने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी नेवल यूनिफॉर्म में बेडरूम और किचन के बीच भटकता। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। ये वही चेहरा था जो स्टैफर्डशायर में सब जानते हैं, कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। और इस घर से जुड़ी है एक और चीज, एक पुराना सिल्वर फ्रेम मिरर जो आज लास वेगस के द हॉन्टेड म्यूजियम में रखा है। कहते हैं टाइटैनिक सिंकिंग की एनिवर्सरी पर रात को करीब 2:30 बजे, वही वक्त जब टाइटैनिक का आखिरी हिस्सा समंदर में डूबा, इस मिरर में कैप्टन स्मिथ का चेहरा एक पल के लिए दिख जाता है। तो क्या आप हिम्मत करोगे उस हॉन्टेड मिरर में अपना चेहरा देखने की? कहीं ऐसा ना हो कि रिफ्लेक्शन में आपके बिल्कुल पीछे कोई और खड़ा हो। दोस्तों, आज की ये कहानी कैप्टन स्मिथ की लेगेसी को एक ट्रिब्यूट थी। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो। अगर आप सोच रहे थे इस पूरी वीडियो में जैक और रोज की बात क्यों नहीं हुई, तो आई हेट टू ब्रेक इट टू यू कि वो फिक्टिशियस कैरेक्टर्स थे। लेकिन टाइटैनिक पे एक रियल मैरिड कपल भी था जिनके लव और सैक्रिफाइस ने शायद जैक और रोज की लव स्टोरी को इंस्पायर किया था। इसके बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हम हमारी सारी वीडियोस के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक और देसी हॉरर डायरीज को सब्सक्राइब करके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि टाइटैनिक से जुड़ी ये अनोखी कहानियां उन तक भी पहुंचे। दिस इज मोजो जोजो साइनिंग ऑफ। फिर मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते एक और विदेशी कहानी के साथ, हर बार की तरह बिल्कुल देसी अंदाज में।